हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लव वर्ड एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर, जो कि है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दोस्तों न्यूटन की गति के नियमों के बारे में। तो वीडियो नहीं देखी है आपने तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर हमने जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं उनसे संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम उस नोट्स की पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है दोस्तों वो है आपका F=G(m1m2)/d²। तो इस नियम पर तो हम चर्चा बाद में करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ठीक है। उसके बाद हम नियम पर बढ़ेंगे। तो अगर हम किसी वस्तु को अगर ऊंचाई से गिराते हैं तो वो वस्तु हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मेरे पास एक पेन है, अगर मैं इस पेन को क्या करूं, इस ऊंचाई से अगर गिराऊं तो पेन कहाँ गिरेगा? नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि पृथ्वी की तरफ गिरेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हुआ दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और हमें पता है जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि जो सूर्य है वो सारे ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और जो पृथ्वी है वो चंद्रमा को आकर्षित कर रहा है, चंद्रमा पे बल लगा रहा है कि मेरी तरफ आए। तो उसके लिए कोई ना कोई तो बल काम कर रहा होगा कि ऐसा हो रहा है। तो उस बल का पता लगाया आपका एक वैज्ञानिक थे न्यूटन सर। तो न्यूटन ने उस बल को कहा गुरुत्वाकर्षण बल। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने स्टोरी जरूर सुनी होगी, पढ़ी भी होगी आपने 8th या 9th क्लास में। एप्पल वाली स्टोरी जो थी कि न्यूटन सर बैठे होते हैं सेब के पेड़ के नीचे, और उनके सर पे एक सेब आके गिरता है। तो वो सोचते हैं कि जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चले गया, या आसमान की तरफ क्यों नहीं चले गया। तो वहीं से वो सोचना शुरू करते हैं। सोचने के बाद कई सालों तक रिसर्च करते हैं, फिर पता चलता है कि ऐसा हुआ था किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पर क्या दोस्तों एक सेब के गिरने से आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता चल जाए, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। ये स्टोरी थोड़ी मैच नहीं कर रही है, क्योंकि स्टोरी ऐसे लग रही है कि काल्पनिक स्टोरी है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है न्यूटन सर को कि उनके सर पे पेड़ गिरा, वो सेब गिरा है। वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं बैठा था, मेरे ऊपर गिरा से, तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि हाँ ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, खाली एक सेब के गिरने से गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता नहीं चल गया। इसके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है वो हम समझते हैं कि कैसे न्यूटन के दिमाग में आया कि गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। तो हुआ ही था, संसार में पहले जो भी था, संसार में जितने भी वैज्ञानिक थे, पहले के लोग थे, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो सब ये मानते थे कि सब कुछ कैसा है, जियोसेंट्रिक है, यानी कि पृथ्वी जो है वो मेन है, पृथ्वी क्या है, केंद्र है, और पृथ्वी के चारों तरफ सारे लोग घूम रहे हैं। कैथोलिक चर्च वाले भी यही मानते थे कि पृथ्वी सब कुछ है, क्योंकि पृथ्वी में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ, पृथ्वी से ही देवता गुजर के गए, तो सारा कुछ पृथ्वी में हो रहा है। तो पृथ्वी क्या है, केंद्र है, और पृथ्वी के चारों ओर सारे घूम रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट उभर के आए। तो उन्हीं साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट थे दोस्तों हमारे निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। तो निकोलस कोपरनिकस ने खोज करी, कहीं रिसर्च करी। रिसर्च के बाद उन्होंने ये बताया कि नहीं, सब कुछ कैसा है, हीलियोसेंट्रिक है, ना कि जियोसेंट्रिक है, यानी कि जो सूर्य है वो केंद्र है, सूर्य के चारों ओर सब घूम रहे हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, किसकी? कोपरनिकस थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैथोलिक चर्च वाले ने भी कहा कि ना, ऐसा कैसे कह रहे हो तुम, ये तो तुम ईश्वर के खिलाफ जा रहे हो, इतिहास के खिलाफ जा रहे हो। तो जो भी निकोलस कोपरनिकस ने जितनी भी बुक पब्लिश करी थी उन सबको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया।
वो बुक कभी भी क्या नहीं हुई, प्रकाशित नहीं हुई, लोगों के सामने नहीं आई। ठीक है, तो इनके बाद निकोलस कोपरनिकस के बाद आए दोस्तों एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था टाइको ब्राहे। तो टाइको ब्राहे को कुछ राजाओं ने कहा कि चलो तुम रिसर्च करो कि क्या है आगे, माजरा क्या है, पृथ्वी केंद्र है या सूर्य केंद्र है या जियोसेंट्रिक है, हीलियोसेंट्रिक है, तुम पता लगाओ जरा। ये काम दिया गया किसको, टाइको ब्राहे को। तो टाइको ब्राहे गए एक आइलैंड में और उस आइलैंड में उन्होंने कई सालों तक रिसर्च करी। तो उनके बाद उनकी रिसर्च का कुछ अलग ही रिपोर्ट थी उनकी। तो जो कोपरनिकस थे उनसे बिल्कुल ही अलग उनकी रिपोर्ट थी। उनका मानना तो ये था कि सब कैसा है, हीलियोसेंट्रिक है, यानी कि जो टाइको ब्राहे थे उनका कहना था कि सूर्य तो केंद्र है, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं सब, लेकिन जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इन्होंने कुछ ऐसा कहा, किसने, टाइको ब्राहे ने। टाइको ब्राहे ने कहा कि सूर्य केंद्र है, सूर्य के चारों तरफ सब घूम रहे हैं, लेकिन जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो टाइको ब्राहे के बाद आते हैं दोस्तों जोहान्स केपलर। जो केपलर थे वो टाइको ब्राहे के यहीं पे काम करते थे। टाइको ब्राहे की मौत हो जाने के बाद ये उनका कार्यभार संभालते हैं और इनकी जो भी रिसर्च थी टाइको ब्राहे की, या जो भी नोट्स थे उन पे दोबारा रिसर्च करते हैं। और कई सालों की रिसर्च करने के बाद केपलर कहते हैं कि सब कुछ कैसा है, हीलियोसेंट्रिक है, यानी कि सूर्य केंद्र है और सूर्य के तरफ, सूर्य के चारों ओर सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और पृथ्वी क्या कर रहा है, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने बताया, सबसे पहले केपलर ने बताया। और जितने भी नियम आज हम पढ़ रहे हैं वो सब केपलर के द्वारा ही दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों केपलर को जीते जी इसका रिवॉर्ड कभी नहीं मिला, लेकिन किसी ने उसकी प्रशंसा करी नहीं, उनको खुद भी नहीं पता कि उन्होंने कितना बड़ा काम करा। तो केपलर के बाद आते हैं दोस्तों आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन सर जो होते हैं वो पढ़ना चाहते हैं निकोलस कोपरनिकस की बुक्स को, जो कि पब्लिश नहीं होती, जो कि बैन हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण इनको वो बुक नहीं मिल पाती है। तो ये पढ़ते हैं दोस्तों टाइको ब्राहे की रिसर्च को, जोहान्स केपलर की रिसर्च को, और खुद कई सालों तक रिसर्च करते हैं। उसके बाद ये देते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी कि खाली एक सेब के गिरने से नहीं पता चलता इनको कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये इन रिसर्च को पढ़ते हैं, उसके बाद खुद की रिसर्च करते हैं, उसके बाद बताते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो है आपका F = Gm1m2/b²। तो अब हम इसी नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नियम है क्या और ये चीज है क्या। इसमें से भी दोस्तों एक चीज ये है, जो G आपको दिख रहा है G, तो न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था तो वो इस G का मान नहीं बता पाए थे। उन्होंने खाली ये बताया कि द्रव्यमान है, दूरी है और बल है, लेकिन वो G को नहीं बता सकते थे, उन्हें G के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि G होता है कुछ, मगर मुझे नहीं पता कि ये होता क्या है। तो G का जो मान बताया था दोस्तों वो बताया था आपका हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। ठीक है, तो G के मान को बताया था हेनरी कैवेंडिश ने। G का मान होता क्या है, नियम क्या है, ये m1 m2 है क्या, d² क्या है, F क्या है, तो ये हम सब पढ़ने वाले हैं नियम में, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में। तो दोस्तों आइए अब हम नियम को पढ़ते हैं कि नियम क्या है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है। तो नियम ये कहता है कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो ये कहना चाहता है कि विश्व का कोई भी पिंड है वो किसी दूसरे पिंड को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, या कोई भी दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे ये जो कैमरे का लेंस है, ये लेंस मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, यानी कि ये लेंस मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मैं भी इस लेंस को अपनी तरफ खींच रहा हूं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर लेंस मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मैं भी लेंस को खींच रहा हूं, तो हम दोनों चिपक भी नहीं रहे आपस में। तो इसका ये कारण है कि जो लेंस का मास है, यानी कि जो लेंस का द्रव्यमान है वो मेरे द्रव्यमान की अपेक्षा कम है।
तो उसका जो बल है वो एकदम जीरो हो जाएगा। इसलिए हम क्या नहीं हो रहे हैं, चिपक नहीं पा रहे हैं। या हम देखते हैं कि हमने पिछले जब न्यूटन के नियम पढ़े थे उसमें देखा था कि पृथ्वी क्या कर रही है, हमें अपनी तरफ खींचती है और हम भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो हमें तो चिपक जाना चाहिए। अगर पृथ्वी खींच रही है हमें और हम भी खींच रहे हैं पृथ्वी को, तो हम दोनों को आपस में चिपक जाना चाहिए, यानी कि हमको जमीन से चिपक जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि पृथ्वी की अपेक्षा हम अपना अगर मास देखें, मैं अपना द्रव्यमान देखूं तो मेरा द्रव्यमान बहुत कम है। इसलिए क्या होता है, जो मेरा बल है वो एकदम जीरो, शून्य हो जाता है, जिसके कारण हम क्या नहीं हो पाते, चिपक नहीं पाते। तो नियम यही कहता है, नियम कह रहा है विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यानी कि तो कोई दो पिंड है वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो हम बना लेते हैं, मान लो चित्र यहाँ पे हमने बना लिए दो पिंड, ठीक है। इस वाले पिंड को हम मान लेते हैं पृथ्वी यानी कि अर्थ, और इसको हम मान लेते हैं चंद्रमा यानी कि मून। और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं किसी बल से, ठीक है। तो बल लगा रहे हैं एक दूसरे पे। जो पृथ्वी है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है और चंद्रमा इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये दोनों जो बल लग रहा है वो बल क्या है आखिर, ठीक है, उस बल को अब हमें समझना है। तो नियम ये कह रहा है कि जो बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि जो बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, यानी कि मान लो इस पहले वाले पिंड का द्रव्यमान है m1 और इसका मान लेते हैं हम m2। तो ये कह रहा है कि जो बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि इनके गुणनफल के क्या है, ये समानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती है m1 इंटू m2। फिर ये कह रहा है कि और जो बल है वो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो F है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इनके बीच कोई दूरी भी होगी, यानी कि डिस्टेंस, इसको हमने मान लिया d। तो कह रहा है कि जो बल है वो जो दूरी है उसके वर्ग के आधा है। यानी कि जो बल है वो समानुपाती है 1/d², ठीक है। तो इसको मान लिया हमने समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब पहले और दूसरे वाले समीकरण को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका F समानुपाती m1 m2 अपॉन d²। अब ये जो समानुपाती का निशान है वो हमको नहीं चाहिए। तो हमें पता है जब समानुपाती का निशान हम हटाते हैं तो बराबर का निशान आ जाता है और उसके साथ ये नियतांक भी जुड़ जाता है, कांस्टेंट्स उसके साथ जोड़ देते हैं। नियतांक वो होता है मतलब ऐसी कोई चीज जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे पाई होता है उसका मान नहीं बदलता है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका F बराबर, तो जो नियतांक है उसको मान लेते हैं हम G m1 m2 अपॉन d²। तो ये आ गया आपका दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d²। इसमें भी जो G है दोस्तों, इस G का मान हमें पता है, हमने पहले भी बताया आपको कि G का मान जो है वो न्यूटन द्वारा नहीं बताया गया, ठीक है। न्यूटन ने तो कहा कि दो पिंड होते हैं उनका द्रव्यमान ले लो m1 m2 और उनके जो बीच की दूरी उसका वर्ग करो, वर्ग से भाग कर दो, आपको बल पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो G है वो क्या है, G का मान कितना होता है। तो इन्होंने न्यूटन ने कहा था कि जो का मान होगा वो बहुत कम होगा। यानी कि अगर हम देखें तो द्रव्यमान है वो वैसे ही कम है, तो द्रव्यमान कम है तो ये G वैसे ही कम हो जाएगा। यानी कि इसका जो बल लगेगा वो बल पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जो G का मान बताया था वो बताया था दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। तो G का मान जो होता है वो होता है आपका 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये होता है G का मान, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे होंगे G के मान में कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, किलोग्राम पर स्क्वायर कहाँ से आया। तो ये इसी नियम से आया हुआ है। यानी कि अगर हम जब ये G को बराबर के इधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका G इक्वल टू
F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो बल का मात्रक आपको बताया कि क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का आपको बताया कि मीटर स्क्वायर होता है, तो दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो गया। और जो द्रव्यमान है m1 m2, तो दो द्रव्यमान है तो किलोग्राम पर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हाई न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर स्क्वायर वो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये भी नियम में कंप्लीट होता है। तो अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।